द जींद न्यूज़ चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए सभी हमारे साथी, आदरणीय हमारे कौशिक साहब, अंजना जी, राधेश्याम जी, अजमेर जी, सुल्तान जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप सारे साथी आज इस मौके पे आए और आज आने का मुख्य विषय यही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सरमराई होती, आईसीयू में होती, वेंटिलेटर पे होती तो गुंजाइश थी कि कुछ बच जाता, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आए दिन हम देखते हैं कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ मर्डर की घटना, कहीं गैंगरेप की घटना, अपहरण, फिरौती, चोरी, डकैती, ये तो आम है। आज भी हम जो पीछे मर्डर हुआ पंडित सुरेश जी का, पहले उनके सुपुत्र का हुआ, उस परिवार से मिलके आए और एक बड़ी दर्दनाक दास्तां उन्होंने सुनाई। जो परिवार के साथी हैं, उस परिवार के मुखिया हैं, और बता रहे थे कि किस किस तरीके से पूरा वो हुआ। अगर चीज़ों को पहले से ही कंट्रोल में किया जाता, उस परिवार को जिसका 3rd ईयर का बच्चा 2018 में मार दिया गया था, तो आज ये नौबत नहीं आती कि उनके पिताश्री को भी इस तरह की दर्दनाक मौत मरना पड़ता। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन और सरकार दोनों को जागना चाहिए और ऐसे कोई भी, ये तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे रोज़ घटनाक्रम होते रहे हैं और ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो दिन दहाड़े आम साधारण शरीफ नागरिक को जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जा रहा है, वो बचाव हो। एक तरफ तो सरकार बॉर्डर पे घटना घटती है, उसको राजनीतिक रंग देती है, हमने पीछे देखा, लेकिन इस तरह की घटना के ऊपर कुछ नहीं बोलती। हम तो ये कहेंगे सबके ऊपर बोलो, सबके ऊपर एक्शन लो, और जो दोषी है किसी के ऊपर भी वो कार्रवाई बचनी नहीं चाहिए। लेकिन ये अराजकता फैलाने वाली सरकार है, अव्यवस्था फैलाने वाली सरकार है, और यही सारी चीज़ें आज हम हर क्षेत्र के अंदर देखते हैं, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे शिक्षा की क्षेत्र की हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें। ये सरकार आज तक इनके जहन में ये नहीं बैठी है बात कि तुम सरकार के अंदर हो। 7 साल बीतने के बाद अभी भी या तो ये अपोजिशन जैसा व्यवहार करते हैं, या ये सोचते हैं कोई और दूसरा ही करके चला जाएगा इनके लिए काम। पेट्रोल डीजल के भाव रोज़ बढ़ जाते हैं, सरकार कहती है हमारे नियंत्रण में नहीं। जब विपक्ष में हुआ करते थे तब इनकी कार्यप्रणाली और इनकी बातें सुन लो। अभी भी तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन कोई उस पर वो नहीं है मामला। कहीं हमें तो दिखता नहीं। मैं तो हिसार से आया हूँ, वो जो कोविड का अस्पताल बना था, सिर्फ 4 पेशेंट है, सिर्फ 4 पेशेंट, और 29 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगा दिए। जिस दिन उद्घाटन हुआ, कहते हैं कि अगले दिन वहाँ से बेडों का आईसीयू जो भी लगाए थे वहाँ पर इक्विपमेंट्स, आधे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, दिखाने के लिए कि भाई अब हम नया खोल रहे हैं।
तो सरकार किसकी आंख में धूल झोंक रही है और इससे क्या हासिल करना चाहती है, ये बड़ा प्रश्न है। रही बात और दूसरे मुद्दों की, आज तो मुख्य इसी मुद्दे को, जो कानून व्यवस्था का मामला है, उसी को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। तो साथ साथ सरकार से ये भी कहेंगे कि जो कोरोना का मामला है, इसको भी और ज़्यादा गंभीरता के साथ लेने की ज़रूरत है। अभी ये सरकार कहती है मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा देते हैं, बीच बीच में टोकनिज़म करके दिखाती है, लेकिन अब जो लाखों लोगों की मौत हुई सरकार की लापरवाही की वजह से, और ये सबको पता है कि लोग, ये आम चर्चा है कि कोरोना की वजह से लोग नहीं मरे हैं, लोग मरे हैं इंतज़ाम प्रॉपर ना होने की वजह से, अव्यवस्था से लोग मरे हैं। तो ये अव्यवस्था की सरकार है, इसलिए अव्यवस्था की सरकार को व्यवस्था परक बनना चाहिए, व्यवस्था कायम करनी चाहिए, हर क्षेत्र में करनी चाहिए, तब जा कर के भला होगा। नहीं तो देश पहले ही आर्थिक मंदी के उसकी मार झेल रहा है, किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं, उनका हाल बेहाल है, मज़दूर के हाथ को काम नहीं है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, देश का पैसा विदेशों में पलायन हो रहा है। जो लोग काला धन लाने की बात करते थे, काला धन विदेशों में इसी सरकार के दौरान कह रहे डबल हो गया जब से आए हैं। स्विस बैंक ने रिपोर्ट जारी करी है, और केवल महापूंजीपतियों की तरक्की है, बाकी सबका, पूरे सिस्टम का जो है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वैसे में मैं आप साथियों के माध्यम से सरकार तक यही हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने सभी साथियों की तरफ से, कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे और जो इसमें उचित कदम उठाने चाहिए। हर ज़िले में कोई ऐसा इलाका नहीं है, पोस्ट कॉलोनियों के अंदर जहाँ दूसरा मामला है और क्राइम होता है, वहाँ तो एक अलग है, लेकिन उसमें भी जो है आम जनसाधारण जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो इसके तुरंत से तुरंत जो है कुछ न कुछ ठोस उपाय करके और स्थिति को नियंत्रण में डालना चाहिए। और ये इस कारण भी हो रहा है कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनको खुदे लाइन लगा दिया जाता है, ये भी एक बड़ा कारण है। ठीक अधिकारियों को ठीक जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, और भ्रष्ट अधिकारियों को इनाम दिए जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपए के जिन्होंने घोटाले किए हुए ज़मीनों के जो सीबीआई से चार्जशीट हैं, वो राइट टू सर्विस कमीशन में बिठा दिए गए हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो व्यवस्था कहाँ से बनेगी। सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपके सवालों के रूप में नहीं, 600 दिन में तो मैंने बोला था, जिस दिन वो था मैं उस दिन फील्ड में ही था, और मैंने 600 दिन में 6-7 सवाल उनसे पूछे थे कि भाई कोरोना से संबंधित आपकी क्या तैयारियाँ हुई, आगे की क्या तैयारी है, रोज़गार संबंध आपका क्या मामला है, कृषि के क्षेत्र के विषय में आपने क्या क्या किया और क्या आगे करने वाले हो। केवल घोषणाएं करने से तो काम नहीं चलेगा, मीठे मीठे जो लोग लिख के दे देते हैं वो पढ़ने से अगर मामला चलता तो कुछ ना कुछ वो होता। मुख्यमंत्री की जितनी जो घोषणाएं हैं, जो सीएम अनाउंसमेंट हुआ करती थी, वो बंद खातों में पड़ी है, कुछ उस पर कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। ये कोरोना का जो मामला है, हमारे हरियाणा के लोगों को वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन लोग दिल्ली से आके नकली नामों पे आधार कार्ड के ऊपर वैक्सीन लगवा के चले गए। सोनीपत की घटना मैं जानता हूँ, कई परिवारों से मेरी बात हुई, परिवार ने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये भी वैक्सीन का भी लोगों ने हज़ारों करोड़ रुपए दे करके टीके लगवाए हैं। अपने जैसे लोग तो जो है बेपरवाह से लोग होते हैं, वो तो जान हथेली पे लेके चलते हैं,
लेकिन कईयों को जान प्यारी होते हैं, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ होते हैं ना, इनको बड़ा प्यार होता है जान से, और वो फिर लाखों हज़ारों ऐसे रुपए दे दे के और वो बॉर्डर के चारों तरफ उन्होंने लगवाने का काम किया है। अब फिर पैसे का मामला कर दिया इन्होंने। पहले कहा कि हम पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीन देंगे, अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसा दे करके वैक्सीन लगवाने की बात हो रही है। अगर प्राइवेट आपकी सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो आप इंश्योर करिए कि वो आपकी मदद के लिए आए, ना कि पैसे दे करके वहाँ पर वो वैक्सीन लगाने का काम करें। अभी तो वैक्सीन पहले ही कम है इनके पास। अभी तो ये अगर तीसरी लहर जिस हिसाब से एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगी, यानी कि जुलाई अंत से लेकर के अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर ये तीसरी लहर आएगी। तो ऐसा लगता तो नहीं कि तीसरी लहर का कोई मामला वो होगा, तो अपने आप को बचा के रखो, हम तो यही कहेंगे। बाकी अभी राम मंदिर के संदर्भ में आप लोगों ने देख लिया कैसे ज़मीनों के घोटाले हुए हैं, और मेरी अयोध्या में मेरी भी अच्छी बातचीत है लोगों के साथ। मैं भी कई बड़े बड़े जो वहाँ के मंदिरों के पुजारी हैं, जिनके खुद के मंदिर हैं, उनसे भी मैंने चर्चा करी, बात करी, और वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है जी, अभी तो बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। और मैं इसको सार्वजनिक कह रहा हूँ कि अभी बहुत बड़े बड़े घोटाले आएंगे। क्यों? और जो वहाँ मेयर बैठा है वो तो यही काम करता था, ज़मीनों की खरीद फरोख्त, और वो वही चीज़ करके वो मेयर बना, और मेयर बन के अब उसी ज़मीन को फिर बेचने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये सरकार जो है, लगता नहीं कि कुछ अच्छा करने वाली है। ये तो इस देश को और डुबोने में लगी हुई है, और देश को हम सब लोगों को मिलकर के बचाने का प्रयास और संकल्प करना चाहिए। देखिए, अभी तो मजबूती से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। देश को खड़े होकर के एक स्वर में अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए, जैसे अभी बंगाल में करवाया, ऐसे ही और प्रदेशों में भी करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि ये काम करेगा कौन। तो समय के हिसाब से कुछ न कुछ परिस्थितियाँ बनेंगी, और इस देश के अंदर गैर भाजपा, गैर कांग्रेस मजबूत विकल्प आने वाले समय में तैयार होंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं भाई एक विपक्ष मजबूत चाहिए, तो वो विपक्ष कौन सी पार्टी उठ के आएगी आपके? देखो, ये तो जनता किसके साथ चलेगी, कौन उसमें आगे लीड करेगा। अब चोरों को ही विपक्ष में बिठा दोगे तो वो तो चोर और वो रल मिल के फिर दोबारा करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। तो ये तो जनता को भी जिम्मेदारी, ये लोकतंत्र है, जनता अपने भाग्य की, भविष्य की, देश का, प्रदेश का, समाज का क्या होगा उसकी खुद भी जिम्मेदार है। तो उनको आगे आना चाहिए और अच्छे लोगों को मजबूत करना चाहिए, उसी में से नया नेतृत्व तैयार होकर के निकलेगा।